The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan। उन अच्छे पुराने दिनों में से एक दिन जब मैं 9 वर्ष का था और ये दुनिया हर प्रकार की कल्पित शान से भरपूर लगती थी और जीवन अब भी एक खुशनुमा और रहस्यपूर्ण सपना था, तो मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे जानने वाले सभी लोग सिवाय मेरे सनकी समझते थे, सुबह 4 बजे मेरे पास घर आया और मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक देते हुए मुझे जगाया। आराम, उसने कहा। मैं बिस्तर से उछलकर बाहर निकला और खिड़की के बाहर देखा। जो मैंने देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। अभी सुबह भी नहीं हुई थी, किंतु अभी गर्मी का मौसम था और दुनिया में सुबह की रोशनी होने में ज्यादा मिनट नहीं बचे थे। इतनी रोशनी तो थी ही कि मैं जान पाऊं कि मैं स्वप्न तो नहीं ले रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई मुराद एक शानदार सफेद घोड़े पर बैठा था। मैंने खिड़की से बाहर सिर निकाला और अपनी आंखें मली। उसने आर्मीनियाई भाषा में कहा, हाँ, ये घोड़ा ही है। तुम सपना नहीं ले रहे हो। यदि तुम्हें भी सवारी करनी है तो जल्दी करो। इस दुनिया में जो लोग गलती से उतर आए हैं उनके मुकाबले मेरा चचेरा भाई मुराद जीवंत होने का कहीं अधिक आनंद उठाता था। किंतु ये तो एक ऐसी बात थी जिस पर मैं भी विश्वास नहीं कर सकता था। पहली बात तो ये थी कि मेरी शुरू की यादें घोड़ों की यादें ही थी और मेरी सबसे पहली चाहत भी घुड़सवारी करने की थी। यह एक अद्भुत बात थी। दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे। यही वह बात थी जो मुझे यकीन नहीं करने दे रही थी, जो मैं अब देख रहा था। हम लोग गरीब थे। हमारे पास पैसा था ही नहीं, हमारी पूरी बिरादरी गरीबी की मारी हुई थी। गरुगलानियन परिवार का एक एक सदस्य दुनिया में सबसे हैरतअंगेज व हास्यास्पद गरीबी की दशा में जी रहा था। वो कोई कभी नहीं समझ पाया कि हम लोग इतना पैसा कहाँ से पा लेते हैं कि पेट में रोटी डाली जा सके। यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। हम करीब 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि हम ये सोचते थे कि शायद हमारा परिवार दुनिया में सबसे दौलतमंद परिवार है। हम पहले गौरवशाली थे और बाद में ईमानदार, और उसके बाद हमारा विश्वास ठीक और गलत में था। हम में से कोई भी दुनिया में किसी का अनुचित लाभ नहीं उठाने वाला था। चोरी करने की तो बात ही छोड़ो। परिणामस्वरूप भले ही मैं घोड़े को देख पा रहा था, जो इतना शानदार घोड़ा था, भले ही मैं इसे सूंघ सकता था, यह इतना प्यारा था, भले ही मैं इसे सांस लेते हुए सुन सकता था, यह इतना रोमांचकारी था, फिर भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद या मुझसे या परिवार के किसी अन्य सदस्य से जिंदा या मुर्दा कोई नाता हो सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था, और यदि वह इसे खरीद नहीं सकता था तो यह अवश्य हो चुराया गया होगा, और मैंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने ये घोड़ा चुराया था। गरुगलानियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर हो ही नहीं सकता था। मैंने पहले तो अपने चचेरे भाई को देखा और फिर घोड़े को देखा। उनमें से प्रत्येक में एक पवित्र सी शांति और हास्य का पुट सा था, जो एक तरफ तो मुझे खुशी प्रदान कर रहा था तो दूसरी ओर मुझे भयभीत भी कर रहा था। मैंने कहा, मुराद, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया है? उसने कहा कि यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूद कर आ जाओ। तो ये बात सच निकली। उसने घोड़ा चुराया ही था, इसमें कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। उसने मुझे घुड़सवारी के लिए निमंत्रण दिया था कि मेरी मर्जी है कि अब मैं घुड़सवारी करूं या ना करूं। तो अब मुझे लगा कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसी बात नहीं जिस तरह कोई और चीज को चुराना है, जैसे कि धन की चोरी। जो मैं जानता था वो शायद ये था कि यह चोरी नहीं कही जा सकती थी। यदि आप भी घोड़ों के पीछे उसी प्रकार पागल होते जिस तरह की मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं थे, तो यह चोरी नहीं कही जा सकती। जब तक हम घोड़े को ना बेचे तो भी यह चोरी नहीं है, जो कि निश्चित ही मैं जानता था कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, मैंने कहा। ठीक है, उसने कहा, मगर जल्दी करना। मैंने तुरंत कपड़े डाल लिए। मैं खिड़की से आंगन में कूद गया और उछलकर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उस साल हम वॉलनट एवेन्यू कस्बे की बाहरी सीमा पर रहते थे। हमारे घर के पीछे गांव था। अंगूरों की बेलों के खेत, बगीचे, सिंचाई करने की नालियां और गांव की सड़कें थीं। 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू पहुंच गए थे और फिर घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। अब हवा भी कुछ ताजी और सांस लेने में भली लगती थी। घोड़े की तेज रफ्तार का अनुभव बड़ा शानदार था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जो परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में से गिना जाता था, गाने लगा।
मेरा मतलब है वो जोर से दहाड़ रहा था। हर परिवार में किसी न किसी चीज की सनक होती है और मेरा चचेरा भाई मुराद हमारी बिरादरी में इस सनक का नैसर्गिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। इससे पहले हमारा चाचा कोसरोव था, एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका बड़ा सा सिर था, जिस पर काले बाल थे और पूरी संजोकिन घाटी में उसको सबसे बड़ी मूंछें थी, जो इतना चिढ़ा देने वाला था और इतना अधीर भी कि किसी को भी अपनी दहाड़ से बात करते करते रोक सकता था। इससे कोई हर्ज नहीं है, इसकी तरफ ध्यान न दो। बस फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसके बारे में क्या बातें कर रहा है। एक बार तो उसका अपना बेटा एरक ही 8 ब्लॉक भागता हुआ नाई की दुकान पर पहुंचा, जहां पर उसका पिता अपनी मूंछों को छोटी करवाने में लगा हुआ था, उसे ये बतलाने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। ये कोसरोव नाम का आदमी कुर्सी पर तन कर बैठ गया और दहाड़ा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी तरफ ध्यान मत दो। नाई ने कहा, किंतु लड़का तो ये कह रहा है कि तुम्हारे घर को आग लगी है। तो खसरोव ने दहाड़ते हुए कहा, बहुत हो चुका, मैंने कहा ना कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा चचेरा भाई मुराद इस व्यक्ति का नैसर्गिक उत्तराधिकारी था, यद्यपि मुराद का पिता जोराब था, जो कुछ और नहीं बल्कि व्यवहारिक व्यक्ति था। इस तरह से यह बात हमारे खानदान में ही थी। एक व्यक्ति अपने पुत्र के हार्ड मास का तो पिता हो सकता था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो उसके जन्मे भावनाओं का भी पिता है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की भावनाओं का बंटवारा हमारे खानदान में शुरुआत से ही जल्दी जल्दी ख्यालों को बदलने वाला और जगह जगह यूं ही घूमने वाला रहा था। हम घुड़सवारी कर रहे थे और मेरा चचेरा भाई मुराद गा रहा था, क्योंकि सभी जानते थे कि हम अब भी पुराने गांव में ही हैं, जहां के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम रहने वाले हैं। हमने घोड़े को जब तक उसका मन हुआ उसे दौड़ने दिया। अंततः मेरे चचेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा कि मैं नीचे उतर जाऊं। मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? मैंने पूछा। ये तो घोड़े पर निर्भर है, मेरे चचेरे भाई ने कहा। नीचे उतरो, घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा, मैंने कहा। उसने कहा कि हम देखेंगे। यह मत भूलना कि घोड़े को चलाने का मेरा एक तरीका है। मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हारा एक तरीका है तो मेरा भी एक तरीका है। उसने कहा, तुम्हारी सुरक्षा की खातिर हम आशा करते हैं कि शायद ऐसा ही हो। अब नीचे उतरो। मैंने कहा, चलो ठीक है, किंतु तुम ये बात याद रखना कि तुम मुझे अकेले चलाने देने की कोशिश करने दोगे। मैं नीचे उतर आया तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया, वजीरे भाग। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, हिनहिनाया और जबरदस्त गति पकड़ गया, ऐसी शानदार चीज जो आज तक मैंने देखी है। मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ सूखी घास के एक खेत के पार एक सिंचाई करने वाली नाली खाई की ओर ले गया। घोड़े पर ही सवार हुए उसने ये खाई पार की और 5 मिनट बाद लौटा तो वो निचुड़ रहा था।